नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बार बार के आश्वासनों के बावजूद जब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहाली नहीं निकली, जब कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, तो शिक्षक अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पटना में महा आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। अभ्यर्थी बिहार सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के महाजुटान को देखते हुए डाक बंगला चौराहे पर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। बीटेट, सीटेट और एसटेट अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 7वें चरण की बहाली की शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से मांग की जा रही है और इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की मौजूदगी डाक बंगला चौराहे पर है, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में जल्द से जल्द किया जा सके। तो आप तस्वीरों के जरिए भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थियों का महाजुटान यहां पर हुआ है और इसके साथ ही अब शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं डाक बंगला चौराहे पर? किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है? पुलिस बल कितने की संख्या में वहां पर मौजूद है? क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त की खबर यही है, अपडेट की अभ्यर्थियां तकरीबन 1.5 घंटे तक लगातार प्रदर्शन किए। उसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया है। उसके बाद डाक बंगला चौराहा पर फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है और ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी अपनी जिद पर जो है फिलहाल कायम दिख रहे थे, क्योंकि अनवरत आंदोलन करने की चेतावनी देकर अभ्यर्थी यहां से वापस हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो लोग जो है गर्दनी बाग में अब यहां से धरना देंगे और कुल मिलाकर ये कहें 7वें फेज का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जो है जारी रहेगा। जी रजनीश, विधानसभा का भी घेराव करने की बात कही जा रही है शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी? कब तक विधानसभा के समीप शिक्षक अभ्यर्थियों का जो हुजूम है वो पहुंचेगा? देखिए, अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे कि हम डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन करने के साथ साथ इनकम टैक्स होते हुए हम विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। कई थाने की पुलिस थी। बैरिकेटिंग करने के बाद वज्र वाहन और दमकल की गाड़ियां भी वहां पर लगा दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जिला प्रशासन पूरी तैयारी में था कि कोई आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई घटना न करे। इसको लेकर तो अभ्यर्थी फिलहाल जो आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे उन्हें पुलिस प्रशासन ने खाली करा दिया है। लेकिन अभ्यर्थी फिलहाल पटना से बाहर नहीं गए हैं। वो गर्दनी बाग में इसके बाद आंदोलन करेंगे और एक पुलिस प्रशासन के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। जी रजनीश, शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी अब खुलकर सामने आ चुकी है, यानी कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी जमकर होगी। वहीं पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को व्यर्थ बता दिया है। क्या कुछ उसे लेकर आपके पास जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल अगर कहेंगे तो बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में शिक्षा मंत्री लगातार जो है सदन में निशाने पर हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो मुद्दा है पिछले कई साल से लगातार जो है खत्म नहीं हुआ है। और शिक्षक बहाली आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है, जो विपक्ष के लिए भी एक तरह से हथियार कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा था कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगे जायज है और बीजेपी उनके समर्थन में ये करेगी, मांगे रखेगी। तो निश्चित रूप से अभी जो अभ्यर्थी है उनके समर्थन में बीजेपी खुलकर आ रही है। और नवल किशोर यादव जो अभी है उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया है, वरीय नेता और शिक्षक जो एमएलसी शिक्षक संघ के एमएलसी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी जो स्थिति है फिलहाल सामान्य हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों को मनाने में पुलिस प्रशासन लगातार जो है जुटी हुई थी और उसको सफलता चलिए रजनीश, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि वो सड़क से लेकर सदन तक इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। उनका जेन्युइन डिमांड है और राज्य सरकार को बहाली करना चाहिए। राज्य सरकार सिर्फ आंख में धूल झोंक रही है बच्चों को। अभ्यर्थियों को जब वो परीक्षा देके पास कर गए तो उसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए, ताकि स्कूल और कॉलेज भी सुचारू रूप से चल सके। अभी सेकेंड हाफ में उनके मामले को जोरदार तरीके से सदन में उठाएंगे।
वहीं मंत्री इस्राइल मंसूरी को लेकर आज एक बार फिर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानमंडल दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। राहुल हत्याकांड में बीजेपी ने मंत्री इस्राइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग की। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस हत्याकांड में मंत्री इस्राइल मंसूरी का नाम सामने आया है। पीड़ित परिवार से सीएम ने सारे कागजात लिए हैं और मृतक की मां थाने पर बैठी है। वहीं अब दामाद को भी मारने की धमकी मिल रही है। बीजेपी विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया और पोर्टिको में प्रदर्शन किया है। विधायकों का साफ तौर पर यह कहना है कि मंत्री इस्राइल मंसूरी के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। राज्य में अपराध बढ़ा हुआ है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर के कांटी में जिस राहुल साहनी की हत्या का आरोप मंत्री इस्राइल मंसूरी पर लगा है, उसके खिलाफ थाने में एफआईआर भी नहीं ली जा रही है। 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। पीड़ित परिवार थाने के अंदर बैठा रो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री सारे कागजात लिए और उन्होंने कहा कि मैं पता कर करके कार्रवाई करूंगा। एफआईआर में नाम नहीं होना, मंत्री को मंत्री पद का दुरुपयोग हो रहा है, उनको बर्खास्त कर करके एफआईआर तो प्रथम दर्जा हो, उन पर कार्रवाई हो। और आज धमकी दिया गया है, सरकार इस पर जवाब दे कि क्या हुआ। 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हाँ हो तो गया, जवाब सरकार से दिलाइए ना। और हम लोग बड़े प्रसन्न हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बुलाया, बात किया, कागजात मांगा। महोदय, सामान्य परंपरा रही है, जिस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो उसका क्या हुआ, यह सरकार कभी न कभी कहती है। आज ही अभी कह देगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी न कभी कहती है। तो समान रूप से संसदीय कार्य मंत्री बताएं इस संबंध में कब सरकार अपना वक्तव्य देगी। इतना ही तो बात है। मैंने प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन पर भी रहे हैं महोदय, और बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली को हम सब लोगों ने पढ़ा है और माननीय नंदकिशोर बाबू भी पुराने सदस्य हैं सदन के महोदय। हमने देखा है अभी तक ये परंपरा नहीं रही महोदय कि किसी भी सवाल को माननीय नेता प्रतिपक्ष उठाए और किसी माननीय सदस्य ने उठाया और सदन से बहिर्गमन कर गए महोदय। आप फिर सदन में आकर वही सवाल उठा रहे महोदय। हमारी नियमापत्ति है महोदय, नियम का पालन होना चाहिए। ये सदन महोदय नियम और नियमावली से चलता महोदय, और इस तरह से अगर बार बार सदन शुरू होता है तब नेता प्रतिपक्ष उठ से जाता है, सदन से बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो क्या सदन नियम से चलेगा अध्यक्ष महोदय, नियमावली से चलेगा कि दबाव से सदन चलेगा? ये विरोधी दल के लोगों के दबाव से सदन चलेगा? मैं सदन जानना चाहता है अध्यक्ष महोदय। बिहार विधानसभा में मंत्री इस्राइल मंसूरी पर लगे आरोपों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में बहस की मांग करते हुए बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया और बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मंत्री इस्राइल मंसूरी को तत्काल बर्खास्त कर हटा देना चाहिए। विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी इसमें इस्राइल मंसूरी का नाम भी सामने आया था। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये सरकार इतने गंभीर विषय को संज्ञान में नहीं लेकर जवाब नहीं देती है तो फिर सदन चलाने का क्या उचित है? इस्राइल मंसूरी को बर्खास्त करो, एकदम बर्खास्त करो और गिरफ्तार करो। और बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शराबबंदी पर फिर से विचार करने की मांग की है, तो वहीं जेडीयू ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है और कांग्रेस का यह कहना है कि कानून ठीक है, कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए। बंदी विफल साबित हुआ, जानलेवा साबित हुआ। इससे सरकार का जो राजस्व है वो अफसर के जेब में जा रहा है, सरकार के चहेते माफियाओं के जेब में जा रहा है। निश्चित रूप से शराब मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन लोगों को सही लगता है, सब कुछ उनको फेल ही लगता है। ईमानदारी की बात है कि इससे अच्छा निर्णय कुछ हो ही नहीं सकता।
अब उसमें अगर कहीं पर कोई परेशानी करने के लिए कर रहा है, उसका रोकने के लिए प्रयास करने के लिए वो लोग सुझाव दें। वो फेल है पास है, वो अपने फेल पास है, असल में सो दिक्कत है उनका। इसलिए नीतीश बाबू का इससे बेहतर निर्णय कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ तक समीक्षा की बात है, मैं तो इतना स्पष्ट कहूंगा कि जो शराबबंदी है, इसके लिए जो समाज का कमजोर तबका है उसके बीच में जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके क्या दुर्गुण है, ये कैसे और मानव जीवन के लिए, एक परिवार के लिए कितना नुकसानदेह है, इन सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। बिल्कुल लिखे हैं, और अभी भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल वो शराब माफिया और पदाधिकारियों के मिली भगत से शराब बिहार में हर जगह मिल रहा है। समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, उसमें समीक्षा करके पदाधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए इसी बीच खुशी किडनैपिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। मुजफ्फरपुर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। खुशी के परिजनों से सीबीआई की टीम ने बातचीत की है। 2 साल पहले खुशी का अपहरण हुआ था। सीबीआई ने 5 लाख के इनाम का इस पर ऐलान किया था कि जो भी खुशी की जानकारी देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो अब यह बड़ा अपडेट कि सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां पर खुशी के परिजनों से सीबीआई की टीम ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। 2 साल पहले खुशी का अपहरण हुआ था, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। सीबीआई ने इस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। तो सीबीआई की टीम की मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरपुर में है। खुशी के परिजनों से सीबीआई की टीम ने बातचीत की। खुशी किडनैपिंग मामले में बड़ा अपडेट। सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर में 2 साल पहले खुशी का अपहरण हुआ था। सीबीआई ने 5 लाख के इनाम का ऐलान भी इस पर किया है कि जो भी खुशी की जानकारी सीबीआई की टीम तक पहुंचाएगा उसे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात सज चुकी है। सियासी समीकरण सेट किया जाने लगा है। ऐसे में राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीमांचल में कोई भी चूकना नहीं चाहता है। बीजेपी और महागठबंधन के बाद अब एआईएमआईएम भी सीमांचल में दस्तक देने जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी पूर्णिया और किशनगंज में सीमांचल अधिकार पदयात्रा करने वाले हैं। इसके साथ ही वो किशनगंज में सभा भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। यहां 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 24 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भले ही उनकी पार्टी के 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में हुंकार भरी और इसके बाद महागठबंधन ने बड़ी रैली की, ऐसे में सबकी नजर अब असदुद्दीन ओवैसी के इस दौरे पर टिकी हुई है। तो असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि देश का बंटवारा हो चुका है। ओवैसी दोबारा गजवाए हिंद लागू करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। देखिए, ओवैसी का एजेंडा अपना है। वो गजवा हिंद और इस्लामीकरण करने में लगे हुए हैं। हम तो पहले भी कहते कि जब देश बट गया तो जो यहाँ रह गए उनका वोटिंग राइट ले, बातें खत्म हो जाएगा। तो वहीं आरजेडी विधायक राजेश रोशन ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए जमकर हमला बोला है। राजेश रोशन ने कहा कि ये सब विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह के बयान से समाज में गलत मैसेज जाता है, लेकिन यही बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। सुनिए। भारत के संविधान में वोट का अधिकार हिंदुस्तान के सभी नागरिक को दिया है, तो इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की कहाँ बात है। हम लोग सबके लिए सबको वोट देने का अधिकार है, उसका वकालत कर रहे हैं। और वो यदि इस तरह की बात करते हैं तो इस समाज में एक द्वेष और घृणा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं और आपस में लड़ाना चाहते हैं। और उन लोगों का हमेशा यही एजेंडा रहा है कि धार्मिक उन्माद को आगे ला करके अपने जो जनता है उसके बीच हम अपना एक मैसेज दें।
तो असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि ओवैसी के बिहार आने से महागठबंधन के लोग असहज और बेहद परेशान हैं। बीजेपी तो ओवैसी जैसे लोगों का समर्थन नहीं करती है और न कभी करेगी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को, ओवैसी जैसे लोगों को जो देश में दुर्भावना फैलाते हैं, देश में भाईचारे को खत्म करते हैं, कभी भी ऐसे लोगों को समर्थन न किया है न करेगा। और ख़ास तौर पर ओवैसी के जाने से महागठबंधन के लोग असहज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ओवैसी के जाने से मैं समझता हूं कि महागठबंधन में परेशानी हो रही है, मगर ऐसे विचारधारा वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी न तरजीह दी है न देगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। रावण को प्रभु श्री राम से ज्यादा महान जीतन राम मांझी की ओर से बताया गया है। रावण के गुणों की चर्चा नहीं हुई रामायण में, ये उनकी ओर से कहा गया है। रावण के साथ अन्याय हुआ, जीतन राम मांझी ये कहते हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया गया है। जीतन राम मांझी की ओर से रावण के चरित्र को महान बताया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राम और रावण की तुलना की है, आपकी नजर में राम क्या है और रावण क्या है? ये दोनों काल्पनिक हैं, लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी था। तो सर आपने ये बात किस आधार पे कही? आपके हिसाब से राम अगर उतने प्रमुख नहीं थे तो रावण कैसे हो गए? उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया, कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, इससे पहले भी जीतन राम मांझी की ओर से कई बार भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया जा चुका है, लेकिन इस बार रावण के चरित्र को उन्होंने श्री राम से ज्यादा महान बता दिया। राजनीति तो इस पर जरूर होगी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी जीतन राम मांझी ने कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसको लेकर काफी राजनीति गरमाई है। और अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को लेकर दिया था। लेकिन जिस तरीके से आज जीतन राम मांझी ने राम पर सवाल राम को काल्पनिक बताते हुए रावण को महान बताया है, वो कहीं न कहीं एक राजनीति का ही हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जैसे ही इस बयान के बाद हम लोगों ने काउंटर बयान लेना शुरू किया, तो राजद हो या फिर जेडीयू हो या तो फिर बीजेपी हो, सभी लोगों ने इस बयान को ठीक नहीं माना है। राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने कहा कि राम पर जो सवाल खड़ा करे वो सही नहीं है, ऐसी बात एकदम नहीं होनी चाहिए। और बाकी उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मैं यही जानता हूं कि राम पर कोई सवाल खड़ा करे, राम आस्था के केंद्र है, उनके बारे में इस तरह का बयान सही नहीं है। बीजेपी ने भी बिल्कुल वैसा ही निशाना साधा और कहा कि मांझी जी इस तरह का बयान क्यों देते हैं ये दुनिया जानती है। वही दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से हम लोगों ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मांझी जी के बयान पर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। जेडीयू के विधायकों ने ये कहा। तो जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी ने जो विवादित बयान दिया है, उस बयान के बाद उनके सहयोगी हों या उनके विरोधी, उन्हीं पर निशाना साधा है। लेकिन बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करता है। और खासकर बिहार की सियासत में हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से देखा है, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर जीतन राम मांझी हो, वो राम को लेकर या फिर रामचरितमानस को लेकर जो भी बयान दे रहे हैं, उस बयान के बाद राजनीति काफी गरमा रही है। और बाद में चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन